नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का फिजिक्स टूल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का सिलेबस चैप्टर नंबर 4 और भाग 16, इस चैप्टर के 15 भाग हमने आप लोगों के सामने रख दिए हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको वो समझ में आए होंगे और आप उनको क्लियर भी कर रहे होंगे। और जो भी इन वीडियो से जुड़े हुए हैं वो बहुत ही एडवांस चल रहे हैं मेरे हिसाब से। अगर इन्होंने लगातार ये वीडियो क्लियर कर लिए हैं तो मैं बता देना चाहूँगा ये 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और बहुत बड़ा फिजिक्स का एक हिस्सा आपने कवर कर लिया है, ये मान के चलिए आप लोग। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको इन क्लासों का, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ। और कोशिश यही करता हूँ कि अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए रखूँ। अगर कुछ गलती रह जाती है तो माफ़ करना। और आपके लिए ही है ये वीडियो, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। आपसे हम अनुरोध इतना ही करते हैं कि प्लीज़ अपने इस चैनल को, ये हमारा नहीं आपका ही चैनल है, क्योंकि हमसे ज़्यादा आप लोगों का ही इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों बढ़ावा दें। जितने भी बच्चे जिनको अभी तक इस चैनल के बारे में नहीं पता है उन तक हमारी ये मुहिम पहुंचाइए, ताकि वो भी इस चीज़ का पूरा पूरा फ़ायदा उठा सके। इसी आशा से हम लगातार आपके सामने वीडियो अपलोड कर रहे हैं और कुछ निश्चित सिलेबस क्रमबद्धता से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही सुविधा बढ़ती है तो हम आगे से आगे और वीडियो आपके सामने अपलोड करेंगे। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमने लास्ट वीडियो के अंदर संधारित्रों के संयोजन के बारे में पढ़ा था, कुछ एग्जाम्पल किए थे और फिर संधारित्र की ऊर्जा पढ़ी थी, ठीक है। थोड़ा सा नोट्स पेपर रख देता हूँ सामने। संधारित्र की ऊर्जा निकाली थी हमने। आवेश जब देते हैं संधारित्र को तो चार्ज देने के लिए हमें वहाँ पर कुछ काम करना पड़ता है और वो कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ऊर्जा के घनत्व निकाला था। एकांक आयतन में ऊर्जा के घनत्व होती है समांतर प्लेट संधारित्र की। और फिर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में हमने संधारित्रों को जोड़ा था। एक संधारित्र, दो संधारित्र, इस प्रकार हम जोड़ देते हैं श्रेणी समांतर क्रम में। तो उस एनर्जी का क्या इफेक्ट होता है? वो इफेक्ट यही है कि ऊर्जाएं जुड़ जाती है, क्योंकि प्रत्येक संधारित्र के पास ऊर्जा होती है। तो पहले की ऊर्जा, दूसरे की ऊर्जा, तीसरे की ऊर्जा, इन सभी का योग होगा, चाहे श्रेणी क्रम हो चाहे समांतर क्रम हो, ठीक है। बस ध्यान ये रखना है कि श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है तो वो सूत्र प्रयुक्त करना है जिसमें Q की वैल्यू हो, और V समान रहता है तो वो सूत्र प्रयुक्त करो जिसमें V की वैल्यू हो। CS श्रेणी क्रम के लिए धारिता लगा दी और CP समांतर क्रम के लिए, ठीक है। सीरीज और पैरेलल बोलते हैं हमने, तो उस प्रकार मैंने धारिता के आगे ये सिंबल नोट कर दिए CS और CP, ठीक है। आज हम इस चैप्टर के एक नए वीडियो पर अपने चर्चा कर रहे हैं और बताऊं आपको कि ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद अपना ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और इस लास्ट टॉपिक का जो नाम है बच्चों, वो नाम है आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि, ठीक है। एक अच्छा पॉइंट है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक में आता है। आपको करना क्या है, इसमें आपको दो चालक मिलेंगे, दोनों चालकों को आपको जोड़ना है। किसी कनेक्शन वायर से दोनों चालकों को आपको जोड़ना है आपस में, और जोड़कर ये बताना है कि ये आवेशों का पुनर्वितरण जब होता है, ठीक है, आवेशों का जब पुनर्वितरण होता है तो इस पुनर्वितरण को एक तो आपको समझाना है कि पुनर्वितरण किस प्रकार होगा। नंबर 2 बात आपको ये भी बताना है कि ऐसा करने से ऊर्जा में हानि होती है। इस प्रकार ये 1-2 क्वेश्चन इस पॉइंट पर बन सकते हैं। तो टॉपिक एक ही है लेकिन क्वेश्चन आपको इसमें से बदल बदल कर पूछ सकता है, लेकिन पॉइंट वो एक ही है, आवेशों का पुनर्वितरण, ठीक है। तो आप इसको समझना। पहले मैं क्या कर रहा हूं, आपको दो चालक दे रहा हूं। जैसे ये पहला चालक है, ठीक है, और ये अपना दूसरा चालक है। दोनों चालक आपको नजर आ रहे हैं। इन दोनों चालकों को मैंने किसी कुचालक स्टैंड पे रख दिया।
ये बात चल रही है संयोजन से पहले की बात, ठीक है। पहले चालक का नाम मैं लिख देता हूं बच्चों ए और दूसरे का नाम बी दे दिया, चालक गोला है। इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, अलग अलग धारिता के हैं। इस पे जो चार्ज है वो Q1 है, पहले एडवांस Q1 बता देता हूँ। इस पे जो चार्ज है वो Q2 है, ठीक है। पहले पे चार्ज Q1, दूसरे पे Q2। और इसका जो पोटेंशियल विभव है V1 है, इसका विभव V2 है। समझ में आ रही बात मेरी? लैंग्वेज आप बना सकते हो, नॉर्मल सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। एकदम आसान सा ये पॉइंट है। और ये अपना कौन सा स्टैंड है? कुचालक स्टैंड है। कुचालक स्टैंड तो इसलिए लिया गया है ताकि चार्ज जो है वो इस स्टैंड पर ना आए, इन चालक पर ही रहे, इसलिए कुचालक स्टैंड ले लिया, ठीक है। पहले की धारिता C1, इसकी C2, विभव V1, इसका V2, आवेश Q1 और इसका Q2। और मैं ये मान के चल रहा हूँ, ये मैंने मान लिया है, ये मेरी मर्जी से मैंने माना है कि Q1 चार्ज ज़्यादा है और Q2 चार्ज कम है, ये मैंने मानना है। आप चाहो तो Q2 को ज़्यादा मान सकते हो, Q1 को कम मान लो, ठीक है। अब देखो, ये तो संयोजन से पहले है। फिर अगले डायग्राम में मैं क्या करता हूं, यही दोनों गोले लेता हूं, चालक गोले हैं, चालक गोला A और चालक गोला B, और कहाँ रख दूं इनको? कुचालक स्टैंड के ऊपर रख दिया। यहां मैं संयोजन की बात करूंगा, संयोजन के बाद चर्चा कर रहा हूं। धारिता चेंज होने वाली नहीं है, ठीक है। इसकी धारिता C1 है तो इसकी भी धारिता C2 ही रहेगी। और इन दोनों को एक संयोजन तार से मैंने कनेक्ट कर दिया। ये कोई कनेक्ट करने के लिए मैंने एक वायर लगा दिया। इस वायर को मैं कहूँगा संयोजन तार, ठीक है। इसको क्या कहूँगा मैं? संयोजन तार। बात आ रही है समझ में? अब ऐसा तार है जिसकी कोई धारिता नहीं है, मतलब ये ऐसा तार है जिसको, ये तार भी कोई आवेश नगण्य धारिता का तार है, ये मान के चलो, ठीक है बच्चों। अब आपको पता है कि Q1 आवेश ज़्यादा था, Q2 आवेश कम था, ठीक है। जैसे ये तार मैं इन दोनों को कनेक्ट करूँगा, जैसे इन तार को दोनों से जोड़ूंगा, जोड़ने से क्या होगा कि जिस चालक पर आवेश की मात्रा ज़्यादा है, उस चालक से आवेश उस चालक पे जाएगा जिस पर आवेश की मात्रा कम है, ठीक है। जैसे ये आवेश एक साइड से दूसरी साइड में जाएगा तो इसे हम कहेंगे आवेशों का पुनर्वितरण, ठीक है। यानी हम ये जानते हैं कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश का स्थानांतरण होता है। तो जहां आवेश ज़्यादा है वहां विभव भी ज़्यादा है, तो V1 से V2 यानी A से B की ओर आवेश का ट्रांसफर होगा। ये आवेशों का पुनर्वितरण कहलाता है। और आवेशों का वितरण तब तक होगा जब तक विभव का मान समान नहीं हो जाता। मेरी बात समझने की कोशिश करना आप लोग इस टॉपिक पर। विभव का मान समान, देखो विभव एक प्रकार से एक तल का काम करता है। जैसे एक पानी की टंकी है और एक टंकी भरी हुई और एक टंकी खाली है, दोनों को किसी कनेक्शन पाइप से जोड़ दें तो भरी हुई टंकी से पानी खाली वाली जो टंकी है उसमें आना शुरू हो जाता है। अब एक टंकी बड़ी है और एक छोटी है मान ले, तो पानी की मात्रा भले ही अलग अलग हो सकती है दोनों टंकियों में, लेकिन जैसे ही दोनों टंकियों में पानी का लेवल बराबर हो जाएगा उसके बाद पानी का ट्रांसफर बंद हो जाता है। ये हम सब जानते हैं, लेवल बराबर होना जरूरी है। पानी का लेवल जैसे ही बराबर हो गया, दोनों टंकियों में पानी का लेवल बराबर हो गया, फिर पानी ट्रांसफर होना बंद हो जाता है। वैसा ही काम यहां पर है। एक आवेश ये Q1 है, ये ज़्यादा आवेश यानी एक बड़ी टंकी मान ली,
इसकी धारिता C1 है, ये छोटी टंकी है, इसकी धारिता C2 है, ये थोड़ी सी खाली है, और दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने से जो भरी हुई टंकी है उससे पानी खाली जो टंकी है उसमें आना शुरू हो जाता है, और तब तक आता है जब तक इन दोनों का लेवल, जो पानी का लेवल है, बराबर नहीं हो जाता। और पानी का लेवल यहाँ पर, पानी के लेवल का मतलब ये है, जो पानी का लेवल होता है वैसे यहाँ पर विभव का लेवल होता है। ठीक है, यानी जैसे ही विभव समान हो जाता है दोनों में, जैसे ही विभव समान हो जाता है तो आवेश का आदान प्रदान बंद हो जाता है। समझ में आ गई बात मेरी? तो मैंने कह दिया इसका विभव हो गया V, तो इसका भी विभव हो गया V। यह कहलाता है उभयनिष्ठ विभव। क्या कहलाता है बच्चों? उभयनिष्ठ विभव। जैसे ही विभव समान हो गया, आवेश का आदान प्रदान बंद हो जाएगा। जैसे ही पानी की दोनों टंकियों में लेवल बराबर हो जाता है, ठीक है, टंकियां चाहे खाली रह जाए लेकिन लेवल बराबर होते ही पानी का आदान प्रदान बंद हो जाता है। समझ में आ गई बात मेरी? तो ये आवेशों का पुनर्वितरण कहलाता है बच्चों, और ये उभयनिष्ठ विभव कहलाएगा, क्योंकि दोनों का एक जैसा विभव हो गया ना, उभयनिष्ठ विभव कहलाएगा। कई बार इसका सूत्र भी पूछता है आपने, तो ये एक ही डेरिवेशन है, इसी में सारे क्लियर हो जाएंगे, टोटल पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। चलो, धारिता वही रहेगी C1 और C2, विभव समान हो गया, लेकिन चार्ज चेंज हो गया। इस पे चार्ज Q1 था, अब इस पर हो जाएगा Q1 डैश, कुछ कम हो गया, और इस पे बढ़ जाएगा हल्का सा चार्ज, इस पे चार्ज हो गया Q2 डैश। क्यों? क्योंकि चार्ज Q1 से Q2 पर गया है ना, तो Q1 से मात्रा कम हो गई और Q2 पर मात्रा बढ़ गई। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं, तो पहला प्रश्न तो ये बनता है कि इस विभव का मान निकालो। उभयनिष्ठ विभव का सूत्र पूछा जाता है कई बार। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आपको बताओ, आपसे कोई पूछे कि उभयनिष्ठ विभव का सूत्र बताओ, तो आपको पता है कि इसमें आवेश का आदान प्रदान हुआ है। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे कि संयोजन से पहले टोटल आवेश बताओ, अब ये आवेश और किसी दूसरी जगह पर तो गया ही नहीं, इन गोलों पर ही है, इन चालक पर ही विद्यमान है, तो आवेश संरक्षण सिद्धांत की तो पालना होगी। संयोजन से पहले टोटल आवेश है Q1 प्लस Q2। अगर मैं संयोजन के बाद चर्चा करूं, थोड़ा ध्यान देना आप लोग इस पॉइंट के ऊपर, तो वो होना है Q1 डैश प्लस Q2 डैश। संयोजन से पहले टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 और बाद में Q1 डैश प्लस Q2 डैश। इसलिए आवेश संरक्षण सिद्धांत की अगर मैं चर्चा करूं तो ये होगा संयोजन से पहले टोटल चार्ज संयोजन के बाद टोटल चार्ज के बराबर होगा। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, Q1 क्या है? इसका चार्ज। अब आपके पास सूत्र होता है Q बराबर CV, होता है ना, शुरुआत में पढ़ा था हमने। अब पहले के लिए लिखूं, ये सपोज Q1 की जगह लिखना है, किसकी जगह लिखना है मेरे को? किसकी जगह लिखना है मेरे को? Q1 की जगह। ध्यान देना थोड़ा आप लोग। ठीक है, तो बताना इसका चार्ज CV के अकॉर्डिंग लिखूंगा, तो इसकी धारिता कितनी है? C1, और इसका विभव कितना है? V1। समझ में आ रही क्या बात मेरी? फिर दूसरे के लिए बताओ, C2V2, प्लस का चिन्ह है बीच में, बराबर। अब Q1 डैश, इसकी बात करो, Q1 डैश संयोजन के बाद धारिता C1, विभव V। Q2 डैश की बात करो, धारिता C2, विभव V। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने काम किया है। समझ में आ रही है क्या चीज? अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहां से एक रिजल्ट बनता है C1V1 प्लस C2V2, V कॉमन आ गया C1 प्लस C2, और यहां से अगर V का मान निकालूं तो ये रिजल्ट आएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये लो जी, ये जो सूत्र आता है
ये उभयनिष्ठ विभव का सूत्र है। बहुत ही सिंपल और साधारण सा ये डेरिवेशन है। उभयनिष्ठ विभव का सूत्र पूछे तो हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं एक इक्वेशन 1 नंबर देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूं। कई बार एक क्वेश्चन और भी बनता है। ठीक है, अपनी हेडिंग क्या थी? पुनर्वितरण को समझाइए। हमने समझा दिया, पुनर्वितरण को समझा दिया, पुनर्वितरण को समझा दिया। विभव समान हो गया, पुनर्वितरण रुक गया आवेशों का। ठीक है, आवेशों का पुनर्वितरण बंद हो गया। पुनर्वितरण में उभयनिष्ठ विभव, हमने फॉर्मूला निकाल दिया। अब ऊर्जा आनी बचती है। इसका फॉर्मूला प्रूफ करने से पहले एक रिजल्ट और बनता है बच्चों। मैं क्या कर रहा हूं, ये जो हमारी समीकरण 1 है, इसको दोबारा थोड़ा सा मैं ध्यान दूं समीकरण 1 पर, पुनः समीकरण 1 से। ये पहला संधारित्र है, या पहला चालक है, ये दूसरे चालक के लिए। अगर मैं इस चीज को ऐसे एडजस्ट कर दूं थोड़ा सा, तो ये बात आपके समझ में आ जाएगी। यानी पहले चालक की सारी प्रॉपर्टीज एक तरफ कर लूं, दूसरे चालक की सारी प्रॉपर्टीज एक तरफ कर दूं। ठीक है, समझ में आ रही बात मेरी? पहले चालक की सारी प्रॉपर्टीज एक तरफ, दूसरे की सारी प्रॉपर्टीज एक तरफ। मतलब C1 V1 और C1 V इस इधर लिया है, माइनस का बन गया, और इसको इधर ले गया। यहां से कॉमन निकला C1, तो क्या बचा? V1 माइनस C। और यहां से कॉमन निकला C2, क्या बचा? V माइनस V2। ठीक है, अब ध्यान देना, V1 क्या है? पहले चालक का विभव, पहले चालक का विभव जोड़ने से पहले, और V जोड़ने के बाद। यहां पर V जोड़ने के बाद दूसरे का विभव है, और V2 जोड़ने से पहले। क्या यहां ये जो चीज है, ये विभव में परिवर्तन नहीं है क्या? जैसे ध्यान दो, ये विभव V1 है, जोड़ने से पहले विभव V1 ज्यादा था, बाद में V हो गया, यानी कमी हुई है, पहले के विभव में कमी हुई है। जबकि दूसरे के विभव में V2 से V हुआ, कुछ वृद्धि हुई है, क्योंकि चार्ज पहले गोले से दूसरे गोले पर गया है, तो दूसरे के विभव में वृद्धि हुई है और पहले चालक के विभव में कमी हुई है। तो परिवर्तन क्या होता है? ज्यादा में से कम वाला घटाते हैं। तो पहले चालक का विभव कितना था? V1 था, बाद में कितना हो गया? V। तो परिवर्तन है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं? C डेल V1, और इसको C2 डेल V2। बाद में V हुआ है, पहले V2 था, अंतर हो गया। और ऐसा मैं यहां पे लिख सकता हूं, डेल V1 बटे डेल V2, डेल V1 बटे डेल V2 इज इक्वल C2 अपॉन C1। ठीक है, ये एक नया रिजल्ट बना है दोस्तों, ध्यान देना आप लोग। क्या एक नया रिजल्ट क्या बना है? नया रिजल्ट ये बना है कि आवेशों का जब पुनर्वितरण होता है, तो ये जो विभव में परिवर्तन का अनुपात है, विभव में परिवर्तन का अनुपात, विभव में परिवर्तन का अनुपात धारिताओं के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ये मैं यहां चीज नोट कर देता हूं, कई बार पूछ लेता है ये बातें, और छोटा सा डेरिवेशन है। धारिताओं का व्युत्क्रम कैसे हुआ? ये पहले का विभव है, तो पहले की धारिता नीचे है, व्युत्क्रम हो गया ना। ये दूसरे का विभव है, तो धारिता ऊपर है, ये इसका व्युत्क्रम हो गया, तो धारिताओं के व्युत्क्रम के बराबर होता है। बताओ ये चीज समझ में आई क्या? ये उभयनिष्ठ विभव है, और एक ये स्टेटमेंट आपको दे सकता है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है। ठीक है, धारिताओं का विभव के व्युत्क्रम कह दो। ठीक है, ये एक अच्छा पॉइंट बन सकता है। और आवेशों का जो अनुपात है उसके भी व्युत्क्रम के बराबर है। आवेशों का अनुपात भी ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि वी क्यू बराबर CV होता है ना, तो आवेशों का अनुपात भी ले सकते हैं, लेकिन अमूमन यही पूछा जाता है। अब हम चर्चा करते हैं ऊर्जा हानि की। अपना टॉपिक लेते हैं ऊर्जा हानि। आखिर देखना है ऊर्जा हानि कैसे हुई है। ऊर्जा हानि देखने के लिए पहले टोटल ऊर्जा देखनी पड़ेगी ना। संयोजन से पहले
कुल ऊर्जा। संयोजन से पहले क्या देखूं मैं? कुल ऊर्जा देखूंगा। संयोजन से पहले टोटल ऊर्जा की बात करूं, U1 लिख दूं उसको, एनर्जी है ना, संधारित्र की ऊर्जा कितनी होती है। अब धारिता दे रखी है, विभव दे रखा है, हालांकि आवेश भी है, तो मैं सूत्र ये यूज में ले रहा हूं, हाफ C1 V1 स्क्वायर, क्योंकि विभव समान हो जाता है तो उसको महत्व देना पड़ेगा अपने को। पहले की धारिता C1, पहले का विभव V1, हाफ C1 V1 स्क्वायर, और दूसरे की हाफ C2 V2 स्क्वायर ऊर्जा हो जाएगी। दोनों को जोड़ दिया, प्रारंभिक ऊर्जा आ गई कि नहीं आ गई? समझ में आ रही क्या बात? ऊर्जा के 3 सूत्र पढ़े थे हमने, और तीनों में से एक फॉर्मूला ये भी था, CV स्क्वायर, और ये सूत्र मैंने इसलिए यूज में लिया है क्योंकि इसमें विभव और धारिता को मैंने महत्व दिया है, और विभव बाद में उभयनिष्ठ हो जाता है ना, इसलिए मैंने ये सूत्र यूज में लिया है। ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी इससे। तो ये ऐसे जो सूत्र हम यूज में लेते हैं, तो इनमें भी अपने को ध्यान रखना है कि कौन सा सूत्र कहाँ एडजस्ट करना है। तो विभव में परिवर्तन होता है जब दोनों चालकों को जोड़ देते हैं। V1 पहले विभव था, V2 दूसरे का विभव था, जोड़ने के बाद दोनों का विभव इक्वल हो गया, तो जोड़ने के बाद में इसकी ऊर्जा ये हो जाएगी हाफ C1 V स्क्वायर, और इसकी ऊर्जा ये हो जाएगी हाफ C2 V स्क्वायर। नहीं समझे क्या? धारिता वही रही है, लेकिन इसका भी विभव V हो गया, इसका विभव भी V हो गया। ये जोड़ने के बाद विभव की बात है। समझ में आ रही है ये चीज़? अब अपने को पता है कि ये जो काम हो रहा है, इसमें ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की देखो पालना हो रही है कि नहीं हो रही। अब ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की अगर पालना होती तो ऊर्जा हानि कहाँ से होती? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत ये कहता है कि घटना से पहले ऊर्जा और घटना के बाद ऊर्जा बराबर रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगला कह रहा है ऊर्जा हानि हो रही है, आपको स्पष्ट करके बताना है। इसके कहने का मतलब ये है ऊर्जा हानि हो रही है, यानी ऊर्जा हानि का मतलब क्या हुआ कि जोड़ने से पहले तो ऊर्जा ज़्यादा थी। इसके कहने का अर्थ ये है क्वेश्चन का कि जोड़ने से पहले ऊर्जा ज़्यादा थी, जोड़ने के बाद ऊर्जा में कमी हो गई। समझ गए? तो मैं क्या निकाल रहा हूँ? ऊर्जा में परिवर्तन निकालना पड़ेगा मेरे को, डेल U, और ये परिवर्तन मैं लिख रहा हूं U1 माइनस U2। अब ध्यान देना, ये मैं अंतर निकाल रहा हूं, और अंतर निकालकर आपको उत्तर स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। कैसे? मेरे इस स्टेप के अकॉर्डिंग आप थोड़ा ध्यान देना। अगर ऊर्जा में, ध्यान देना थोड़ा सा, अगर ऊर्जा में हानि होती है तो U1 है स्टार्टिंग में एनर्जी, प्रारंभ में ऊर्जा, और U2 है बाद में, जोड़ने के बाद ऊर्जा, संयोजन के बाद ऊर्जा, टोटल ऊर्जा। अगर ऊर्जा में हानि है, इसका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग U1 ज्यादा है और U2 कम है। यही तो मतलब है इसका। जोड़ने से पहले ऊर्जा ज्यादा है, जोड़ने के बाद में कमी हुई है। पॉजिटिव कब आएगा डेल यू का मान? पॉजिटिव एक ही शर्त पर आएगा, जब U1 ज्यादा और U2 कम हो। ठीक है, U1 ज्यादा और U2 कम हो तभी अपना डेल यू का मान पॉजिटिव आएगा। अगर ये मैं पॉजिटिव प्रूफ कर देता हूं तो इसका मतलब U1 बड़ा U2 छोटा, मीन्स संयोजन से पहले ऊर्जा ज्यादा, संयोजन के बाद ऊर्जा कम। इसका मतलब क्या हुआ? ऊर्जा में हानि। पॉइंट समझने की कोशिश करना। इसका मतलब क्या हुआ? ऊर्जा में हानि। चलो, ये प्रूफ करने के लिए मेरे को यहां पर मान रखने पड़ेंगे इनके। डेल यू बराबर हाफ U1 की वैल्यू रख रहा हूं C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर, माइनस का चिन्ह। अब इसकी वैल्यू रख रहा हूं हाफ V स्क्वायर C1 प्लस C2। समझ में आ रही है ये चीज? U2 का मान रखा है, V कॉमन ले लिया मैंने, V स्क्वायर, हाफ V स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा? C1 प्लस C2। V उभयनिष्ठ विभव है, उभयनिष्ठ विभव का सूत्र क्या होता है? C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये वैल्यू मैं यहाँ रखने वाला हूँ। तो डेल यू बराबर हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ
C1 प्लस C2 ऐसे कैसा पड़ा है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये मैंने उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला रख दिया यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ रही है ये चीज़ आपके। अब आप इसको सोल्व करो, थोड़ा सा इसको सोल्व करेंगे तो हाफ C1V1 स्क्वायर हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2, क्योंकि एक पावर यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगी, ऊपर स्क्वायर पड़ा है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, C1 प्लस C2 बचेगा। अब आपको इसका लघुत्तम लेना है, लघुत्तम लेकर इसको सरल करना है, ठीक है, गुणा करोगे, लघुत्तम लेके सरल करोगे। मैं इसका सरलीकरण रूप लिख रहा हूँ, सरल करना कर सकते हो आप लोग, ठीक है। लघुत्तम कितना आएगा, लघुत्तम आ जाएगा 2 या 1/2 को बाहर ही खींच लो, बाहर निकाल दो 1/2 को, सब में 1/2 1/2 1/2 बाहर निकालो। लघुत्तम क्या आ गया, C1 प्लस C2। अब C1 प्लस C2 का इससे गुणा करना है, समझ रहे हो क्या बात मेरी, C1 प्लस C2 का इससे गुणा करना है, यानी C1V1 स्क्वायर गुणा C1 प्लस C2, C2V2 स्क्वायर गुणा C1 प्लस C2 और माइनस C1, इसका होल स्क्वायर लगा देता हूँ मैं साथ में ही, ये लो, ये होल स्क्वायर है ना, A प्लस B का होल स्क्वायर, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 और इस ब्रैकेट को कर दिया मैंने पूरे को बंद। ये लो, ये मैंने A प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर अटेम्प्ट किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो आना है, माइनस चिन्ह बाहर पड़ा है, इसको एक मंजिले ब्रैकेट के अंदर पूरे को अटेम्प्ट कर दिया। अब इसको कैलकुलेट करो बच्चों, हाफ भाग में ये पड़ा है ऐसे कैसे, C1 प्लस C2, इसको गुणा करोगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। समझ में आ रही है स्टेप, मैंने गुणा कर दिया, इसका अंदर गुणा किया, इसका अंदर गुणा किया है, फिर इस माइनस को सोल्व कर रहा हूँ, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस 2 C1 C2 V1 V2, ये स्टेप आएगी। इसमें से कुछ पोर्शन कैंसिल हो रहा है, ये भाग और ये भाग आपस में कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद में जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, C1 C2 C1 C2 C1 C2 निकल रहा है कॉमन, तो C1 C2 मैंने कॉमन निकाल लिया, 2 C1 प्लस C2 भाग में ये पड़ा है, ये तो चल रहा है ना भाग में, अंदर क्या बचा, V1 स्क्वायर ये V2 स्क्वायर ये और यहाँ बचा माइनस के 2 V1 V2। कैलकुलेशन है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, नॉर्मल आप आराम से क्लियर कर सकते हो। देन डेल यू इज इक्वल C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2, ब्रैकेट है ये 2 गुणा में, इसको ऐसा लिख दूँ V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप एक बात चेक करना, क्या कि अपने को पता है एक चीज कि धारिता हमेशा पॉजिटिव होती है, धारिता पॉजिटिव होती है, ठीक है, ये चीज हम जानते हैं कि धारिता पॉजिटिव होती है। नंबर एक बात, C1 C2 पॉजिटिव आना है, ठीक है, ये C1 C2 है, और फिर यहां पर ये जो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर जो आ रहा है, विभव में अंतर, ये भी पॉजिटिव आएगा। हालांकि ये उत्तर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन इसका स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर अपने को पता है हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर ये सारे मान पॉजिटिव आ रहे हैं तो क्या उत्तर आया कि डेल यू भी पॉजिटिव होगा।
हमने प्रूफ कर दिया डेल यू भी क्या होगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में आओ, डेल यू पॉजिटिव कब होता है, जब U1 ज़्यादा और U2 कम हो। देखो तभी तो पॉजिटिव होता है, U1 ज़्यादा और U2 कम हो तभी ये उत्तर पॉजिटिव आता है। और U1 ज़्यादा होने का मतलब जोड़ने से पहले ऊर्जा ज़्यादा है और जोड़ने के बाद कम है। U1 ज़्यादा मतलब जोड़ने से पहले ऊर्जा, और U2 जोड़ने के बाद ऊर्जा। इसका मतलब जोड़ने के बाद ऊर्जा में हानि हुई है, यानी स्पष्ट है ऊर्जा हानि होती, ऊर्जा हानि होती है। समझ में आ रही बात मेरी, ऊर्जा हानि होती। क्लियर है? इस प्रकार ये पॉइंट अपने क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक पॉइंट, स्पेशल पॉइंट भी हम बना सकते हैं। एक ही पोजीशन ऐसी है जब ऊर्जा हानि नहीं हो, कब, यदि V1 बराबर V2 है। ठीक है, V1 बराबर V2 कर दो तो डेल यू बराबर 0 होगा। करके देखो, V1 बराबर V2 करते ही 0 हो गया। और V1 बराबर V2 होने का मतलब क्या हो गया कि अगर समान विभव के चालक हैं, अगर समान विभव के चालकों को अगर संयोजित कर दें, चालकों को संयोजित करने पर, यह कई बार पूछा जाता है, ऊर्जा हानि शून्य होती है। ये लो, कई बार पूछ ले कि ऊर्जा हानि कब नहीं होगी, ऊर्जा हानि कब नहीं होगी, तो हम ये लिखेंगे अगर समान विभव वाले चालकों को संयोजित किया जाए तो ऊर्जा हानि नहीं होगी। चलो, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप वीडियो को दोबारा देखें, क्या दिक्कत है। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करें, और जब तक क्लियर करें, जब तक आपको समझ में नहीं आता, आपका इसमें आपको इतना ही करना है, केवल वीडियो देखना है। ठीक है, घर पे रहते हुए तैयारी कीजिए, और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आपको दोबारा। चौथा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो चुका है बच्चों, और एक प्रकार से मैं तो ये कहता हूँ बहुत ही सुनहरा चांस है जिसमें आप मतलब इस प्रकार की तैयारी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों का पूरा फ़ायदा उठाएंगे, और आगे से आगे इस चीज़ के बारे में बच्चों को शेयर भी करेंगे, ये मैं आशा करता हूँ आज से। और अपने इस चैनल को सक्सेस करेंगे, ताकि हम जिस उद्देश्य से पिछले 15-20 दिनों से लगातार लगे हुए हैं, उनका हमें ऐसा लगे कि वास्तव में बच्चों ने सम्मान किया है। तो हम इतना ही सम्मान चाहते हैं आपसे कि इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी ये जो मेहनत है, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन वीडियो के लिए, फिर ये अपलोड लगाने पड़ते हैं, तो बच्चे इन पर जो रिस्पांस मिलता है तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे द्वारा जो मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए, उस मेहनत पर बच्चे काम कर रहे हैं। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा है आपको। ठीक है, क्योंकि घर पे रहते हुए आप इन चीज़ों को तैयार कर सकते हो, सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। नोट्स पेपर मैं तैयार करवा रहा हूँ, और मेरे हिसाब से इस प्रकार हम जो नोट्स पेपर तैयार कर रहे हैं, इसमें आपको नोट्स क्लियर करने में भी आसानी होगी। और नोट्स पेपर पे मैं इसीलिए करवा रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, ताकि जब भी हमें किसी भी टॉपिक की ज़रूरत पड़े तो लगातार हम नोट्स पेपर अपने सामने रख सकें कि हमने ऐसा पढ़ा था। तो आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर रहिए बच्चों, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई कीजिए। 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और अपने चैनल को और आगे बढ़ावा दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।